ओबीसी पर जो क्रिमिनल लाया गया था, अब वो एससी और एसटी में भी देखने को मिलेगा। तो जब एडवांसमेंट की बात हो रही है और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जब बात हो रही है, तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बात तो यहाँ पर होती ही नहीं है कि आज भी ऐसे कई सारे उदाहरण हमें समाज में दिखते हैं कि ऊंचे ऊंचे पदों पर जो लोग हैं वो भी अभी आज भी जो उनको सोसाइटी में स्टेटस मिलना चाहिए, सोशल स्टेटस, वो अभी भी हम उसकी कमी जो है महसूस कर रहे हैं। कहते हैं कि 3 जनरेशंस हो गई है, बिल्कुल हम कहेंगे थर्ड जनरेशन है, लेकिन मैं भी हमारी पूरे फैमिली से, पूरे परिवार से, हमारे खानदान से पहला एडवोकेट बना हूँ। जब भी मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इस पोजीशन तक भी पहुँचा हूँ, लेकिन मैं पहला हूँ। तो अगर मैं पहला हूँ तो मेरे परिवार में तो और कई सारे लोग हैं, वो आज भी हम देखते हैं तो आज भी उनका जो है मनोबल इतना बड़ा नहीं हुआ है। भारत के संविधान में 340, 341 और 342 कलम बहुत ही महत्व और अहमियत को देकर दी गई थी, दर्ज की गई थी। बाबा साहब की ये मंशा थी, इस तमाम आरक्षण के बदौलत प्रतिनिधित्व के आधार पर इस देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम दलित, आदिवासी, पिछड़ा मतलब एससी, एसटी, ओबीसी को किया जाए। लेकिन आरक्षण पर अनेकों तरीके से सवाल निशान खड़े किए जाते हैं और एक ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है। इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है, जिस याचिका के जरिए ये कहना है कि एससी एसटी से आने वाले जो लोग हैं, आरक्षण की जिंदगी में इनका आमूलचूर परिवर्तन हो चुका है और अब ये आरक्षण उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर जो मिलता है, अब उनको उसकी आवश्यकता नहीं है या फिर वो उनको मिलना बंद होना चाहिए। ऐसे अनेकों सवाल है और इन तमाम सवालों के पीछे की क्या वजह है और इसके पीछे का जो आंसर है, जो उत्तर है, वो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट रितेश पाटिल जी है, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से यहाँ पर तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले अनेकों मुद्दों पर हमेशा अपनी मुखरता से बात कहते हुए बोलते हुए नजर आते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये मामला क्या है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे और इस पर आप क्या सोच रहे हैं, वो भी आपकी प्रतिक्रिया। सभी को जय भीम। सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट में मामला समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल एक सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे जो इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह से जो शेड्यूल्स बने थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो जैसे ओबीसी के अंदर हमें पता है मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसमें क्रीमी लेयर एक कंसेप्ट लाया गया। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स जो हैं, तो उसमें भी जो एक वर्ग है, शेड्यूल कास्ट एक वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब एक वर्ग है, तो उस एक वर्ग के अंदर और उपवर्गीकरण का जो फैसला है वो पिछले साल आया हुआ है। और उस फैसले के पीछे बैकग्राउंड यह था, हम देखेंगे तो इसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था, ईवी चिन्नैया का। तो उसमें यह बोला गया था कि शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल कास्ट एक क्लास है, उसमें जो है आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिस्ट जो है प्रेसिडेंट द्वारा बनाई गई है और उस लिस्ट में अगर आपको कोई भी चेंज करने हैं तो वो पावर पार्लियामेंट को है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको और एक वर्ग को और उपवर्गीकरण करके उसमें अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट जो एक अलग क्लास को नहीं दे सकती, तो उपवर्गीकरण नहीं कर सकती। तो उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लार्जर बेंच ने उसको कंसीडर किया और पिछले साल हमें पता है देवेंद्र सिंह के जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो उपवर्गीकरण का जो मामला है उसे अपहेल्ड किया है कि हाँ, जो राज्य सरकारें हैं वो उसे उपवर्गीकरण कर सकती हैं और इससे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं कहा जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड उसको कहा गया। तो उसी के अंतर्गत हमें पता होगा कि जो अभी जो ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस भूषण गवई, तो वो भी उस बेंच के एक पार्ट थे। तब वो चीफ जस्टिस नहीं थे बट अभी है। तो उनके द्वारा जो है एक तरह से हम कहेंगे क्रीमी लेयर का जो एक कंसेप्ट है उस पर एंडोर्समेंट जो है उस जजमेंट के अंदर लाया गया था। तो उसी के तहत जो है वही जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, हम देखेंगे सब्सिक्वेंटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी पर जो क्रिमिनल लाया गया था, अब वो एससी और एसटी में भी देखने को मिलेगा। ये मिलना चाहिए देखने को, इस तरह से तो ऑलरेडी उस जजमेंट में बोला गया था। लेकिन फिर भी बाबा साहब की जो मंशा थी संविधान में इन प्रावधानों को लाने की, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो इनका आधार था, तो यह आधार कास्ट था, कोई इकोनॉमिक ग्राउंड नहीं था। तो इनका जो पिछड़ापन था वो जाति के कारण था
और स्पेशली ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड थे, इकोनॉमी कोई ग्राउंड नहीं था। इसलिए बाबा साहब की जो मंशा थी संविधान में इन प्रावधानों को डालने की, उसको समझते हुए इस देश की कैबिनेट ने भी यह डिसीजन लिया था। पिछले साल अगस्त में ही उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो क्रीमी लेयर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। भले ही उस जजमेंट में बोला गया है, लेकिन यह पॉलिसी का पार्ट होता है, उनको क्या देना है, किस तरह से देना है, इट्स अ पॉलिसी मैटर। तो इसको लागू नहीं करेंगे, इस तरह से ऑलरेडी कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था। उसके पश्चात भी फिलहाल जो है अभी लास्ट वीक इस सुप्रीम कोर्ट में ही एक याचिका दाखिल हुई है। कोई एक उत्तर प्रदेश से ही एक ओबीसी कम्युनिटी के और एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऐसे 2 पिटिशनर्स ने ये याचिका दाखिल की है। तो उन्होंने जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, सोशल जस्टिस को, इवन प्राइम मिनिस्टर्स को भी, कि ये जो रिजर्वेशन का जो है, आप एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम को बिना बदले उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो आप लगाएं। तो एक तरह से क्रीमी लेयर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन पर गवर्नमेंट ने एक्ट ना करने के कारण अभी वो उन पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि इसको लागू किया जाए। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी अगर आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर लगा देते हो, तो एक तरह से क्रीमी लेयर ही जो है इसके अंदर जो है वो एनफोर्स किया जा रहा है। मतलब यानी ये 2 याचिका दर्ज करने वाले लोग हैं, इनका ये कहना है कि जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर मिलनी चाहिए। जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, उनको एससी-एसटी के उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि सभी को जैसा मिलता है उन लोगों को, जिनको या फिर इससे जो फ़ायदा हो चुका है उनको नहीं मिलना। जी, बिल्कुल। कुछ इसी तरह से कि जो भी अभी और जो शेड्यूल कास्ट में जो पिछला तबका बचा हुआ है, मतलब जिनको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अभी भी आते हैं, तो उन लोगों को बेनिफिट जो है मिलना चाहिए, इस तरह से उनकी डिमांड है। आप अपने नज़रिए से अगर देखते हैं समाज की संरचना या फिर अभी भी वास्तविकता में पूरे देश में जो हालात चल रहे, क्या लगता है कि अभी भी जो एससी-एसटी से आने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आरक्षण की बदौलत होना चाहिए था, वो उतना हो पाया है, उन तक वो चीज़ें पहुँच पाई है? जी, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो इनके एडवांसमेंट की जो बात हो रही है, हम आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 पढ़ते हैं, इस देश में पहला अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 डाला गया। तो उसमें बाबा साहब को स्पेसिफिकली बोलना पड़ा कि ये एडवांसमेंट के लिए है। अब एडवांसमेंट के लिए है किसके? तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए है। तो जब एडवांसमेंट की बात हो रही है और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जब बात हो रही है, तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बात तो यहाँ पर होती ही नहीं है। तो इस हिसाब से लगता है कि इकोनॉमी जो है वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए। और साथ में हम कहेंगे कि अगर आज भी हम देखते हैं कि आज भी ऐसे कई सारे उदाहरण हमें समाज में दिखते हैं कि ऊँचे-ऊँचे पदों पर जो लोग हैं, वो भी अभी आज भी जो उनको सोसाइटी में स्टेटस मिलना चाहिए, सोशल स्टेटस, वो अभी भी हम उसकी कमी जो है महसूस कर रहे हैं। तो सोशली अगर हम कहेंगे तो अभी भी समाज जो है जितना भी बाबा साहब ने जो सोचा था, उससे तो अभी हम कहीं दूर हैं, अभी तो मंज़िल काफ़ी दूर है, ऐसा लगता है कि अभी और चलना पड़ेगा, और काफ़ी चलना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात मुझे ये भी लगती है इन सब के पीछे कि अ, बाबा साहब ने इतना बड़ा हथियार हमारे हाथ में दिया है, लोकतंत्र का, और संविधान दिया है, संविधान के अंतर्गत हमें ताकत दी है। उन ताकतों का इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं क्योंकि हमें पहले अधिकार नहीं थे, अधिकार तो ताकत है। तो जो अधिकार जो हमें मिले हैं, हम देख पाते हैं कि उन अधिकारों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए होना चाहिए, तो कई बार उसका अपने लोगों के खिलाफ भी होते हुए नज़र आता है। तो ये लोगों ने समझना चाहिए कि जो अधिकार हमें मिले हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल जो है, हमें हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए उनके हित में करना है, ना ही उनके अगेंस्ट में। जब इस दिशा में बात बढ़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फिर बार-बार क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ही सक्षम हो जाएँगे कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इस बात को लेकर कितनी सच्चाई आपको लगती है कि जो बहुजन समाज के खासतौर एससी-एसटी लोगों की ज़िंदगी में वो परिवर्तन आया है? 2 पीढ़ियाँ, जहाँ तक के तमाम जो बुद्धिजीवी बार-बार कहते हैं कि 2 पीढ़ियाँ ही पढ़ पाई है। अभी भी ये जो हज़ारों सालों की जो गुलामी थी, उसके लिए ये सिर्फ़ 2 पीढ़ियाँ सीमित नहीं है कि वो उनका आर्थिक तौर पर आरक्षण और इस तरीके की चीज़ें कही जाए। सच है इसमें? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा साहब भी इस बारे में कहते हैं कि अ, जैसा शरीर हमारा स्वस्थ होता है वैसे हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, और कई कई
सैकड़ों या हम कहेंगे हज़ारों सालों की जो गुलामी है, वह गुलामी जो है बाबा साहब भी कहते हैं कि एक तरह से मानसिक गुलामी भी हम पर लादी गई है। और इसके कारण हमारे समाज में हम देख पाते हैं, बहुजन समाज में आत्मविश्वास की कमी जो है अभी भी काफ़ी झलकती है। कई सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए, आप कहते हैं कि 3 जनरेशन्स हो गई है। बिल्कुल, हम कहेंगे 3rd जनरेशन है। लेकिन मैं भी हमारी पूरे फैमिली से, पूरे परिवार से, हमारे ख़ानदान से पहला एडवोकेट बना हूँ। जब भी मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इस पोज़ीशन तक भी पहुँचा हूँ, लेकिन मैं पहला हूँ। तो अगर मैं पहला हूँ तो मेरे परिवार में तो और कई सारे लोग हैं। वो आज भी हम देखते हैं तो आज भी उनका जो है मनोबल इतना बड़ा नहीं हुआ है, जबकि मेरी भी ज़िम्मेवारी समझकर मैं परिवार और अन्य समाज के अन्य साथियों पे भी, अन्य लोगों पर भी मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हज़ारों सालों से जो मानसिक गुलामी है, उस गुलामी का रिपरकशन जो है वो अभी हमें दिखता है। हमारा समाज अब भी मानसिक रूप से उतना स्वस्थ या फिर हम कहेंगे कि तंदुरुस्त नहीं हुआ है कि उसमें वो आत्मविश्वास जागे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसे जगाने के लिए और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। देश में तमाम जो ताकतें काम कर रही, जो सरकारें चल रही है, निजीकरण इस देश के अंदर जिस मुताबिक बढ़ रहा है, अडानी अंबानियों को सारी चीज़ें बेची जा रही है, आरक्षण को जितना कमज़ोर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आरक्षण को लेकर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक के पहुँचना, याचिका दर्ज करना और वो भी एक शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लोगों के ज़रिए। जी, बिल्कुल, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी तो मैटर अंडर कंसिडरेशन है। इस केस के पीछे कई सारे पहलू हैं, जो हम बिल्कुल इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। जो हमारे समाज के हित में है, उसके लिए हम संघर्षरत रहेंगे और तब और भी कई सारे पहलू जो है आगे जाके आपके सामने आएँगे, हम भी आपको शेयर करते रहेंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कई सारे अधिकार मिले हैं। जैसे आप देखेंगे कि बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में 2 बार बाबा साहब ही इलेक्शन में जो है वो जीत नहीं पाए, है ना? तो वो क्या था, तो जो अधिकारों का इस्तेमाल हमें हमारे समाज के लिए करना है, तो उस तरह से जो है वही बात यहाँ पे सभी जगह पर ये बातें जो है लागू होती हैं। तो हमें दिखता है कि कई बार हमारे ही समाज के लोग जो है हमारे ही समाज के हित में काम करने से चूक जाते हैं। उसी शक्तियों का इस्तेमाल हमारे लोगों के हित में होने की जगह वो अगेंस्ट में कई बार होते रहता है। फिर भी बाबा साहब कहते हैं कि ये संविधान जो है यह संस्थाएँ दे सकता है, बना सकता है देश को चलाने के लिए। अल्टीमेटली यहाँ के जो लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह से उन मशीनरीज़ को एनफोर्स करने के लिए अपनी संस्थाएँ खड़ी करती है। जैसे कि देश को चलाने के लिए हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बनी हुई है ना? बीजेपी है, बीएसपी है और भी कई सारे राजकीय हम कह सकते हैं है पार्टीज़ है। उसी की तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे समाज में है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमें बात को आगे बढ़ाना है और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें किस तरह की यंत्रणा खड़ी करनी है। तो वही बात होती है। तो इन विचारों को, अच्छे विचारों को मानने वाले लोगों की संख्या अगर बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हमारी बात जो है पॉज़िटिवली आगे बढ़ पाएगी, ऐसा मुझे सर लगता है। क्या ये बात मानकर चले कि लगातार आरक्षण पर हमला, संविधान पर हमला, संविधान की 130वीं समीक्षा की संशोधन की जो अनेकों प्रकार की जो बातें चल रही है, फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा क्या कहीं न कहीं कमज़ोर होती हुई नहीं नज़र आती आपको? जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के जो आंदोलन है, फुले शाहू का आंदोलन बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और बाबा साहब ने उसे काफ़ी लंबी उम्र दे रखी है। जाने के बाद भी, बाबा साहब जाने के बाद भी, आज उनके नाम से भी जो है चीज़ों को डिफेंड किया जाता है कि नहीं, उन्होंने कहा है, उनका ये विज़न था, इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार कमज़ोर तो नहीं हो रहे, बाबा साहब ने इतना ताकतवर संविधान जो है हमें दे गए हैं कि हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करे। जितनी हो सकती है उतना तो आगे हमें करना ही है, बट करे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस गति से उसको आगे बढ़ना चाहिए, उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि बाबा साहब खुद भी अपने अंतिम संदेश में कह के गए हैं कि इस कारवां को जहाँ तक मैं ले आया हूँ, बड़ी मुसीबतों से, है ना, बहुत कठिनाइयों का सामना करके, अनेकों हमारे ही लोगों की गालियाँ, औरों की गालियाँ सहकर वहाँ तक ले आए हैं। अगर इससे हो सके तो इसे आगे बढ़ाओ, वरना जहाँ है वहाँ पर खड़े रहने, मतलब वहाँ पर रहने दें। तो बाबा साहब जो एक्सपेक्ट करते थे, मुझे लगता है उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली तो उस बात को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं हम। लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि वो विचारधारा कमज़ोर नहीं हुई है। बाबा साहब ने अकेले के दम पर कितना कुछ बाबा साहब ने कर दिखाया है।
तो वही है कि अकेला आदमी अगर अगर सोचे, वो ठान ले और अगर वो खुद में इतनी काबिलियत पैदा कर ले, तो वो ज़रूर से काफ़ी कम समय में इसको आगे बढ़ा पाएँगे। इस मसले को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं एससी एसटी के आरक्षण, और उस आरक्षण में भी क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर ये कहने के लागू होना चाहिए। सर, अभी तक ये मामला कहाँ तक पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए आगे क्या कहा गया है? अभी फ़िलहाल तो कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि जो रिट पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल हुई है, उस पर जो रिस्पोंडेंट्स है, स्टेट है, यूनियन ऑफ इंडिया, तो उनको नोटिस भेजी गई है और अभी वो अपना जवाब जो भी है वो दाखिल करेंगे। तो इस पे हम भी नज़र गड़ाए हैं, जहाँ-जहाँ पर हमें ज़रूरत लगेगी इंटरवीन करने की, तो हम ज़रूर हमारे समाज के हित में उसमें इंटरवीन करेंगे और हमारे समाज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम चीजें हमने इस पूरे बातचीत को लेकर समझी है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोच रहे हैं? आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।